हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। आज हम करने जा रहे हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ BCOE 142, जो कि पिछले कुछ सालों से रिपीटेटिव एब आ रहा है। उनका मैंने क्या करा है, क्रक्स निकाला, जो क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में रिपीटेटिव आ रहे हैं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हर बार मतलब 10 में से 8 बार हमारे पेपर में दिखता है, वो है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। इनके बीच में रिलेशनशिप बताओ या डिफरेंस बताओ। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है कि हर एडिशनल आउटपुट, यानी जितना हम ज़्यादा आउटपुट बनाएंगे तो पर आउटपुट बनाने पे हमारा कितना खर्चा आता है। खर्चा जो है दो तरह का होता है, एक वेरिएबल कॉस्ट होता है और एक फिक्स कॉस्ट होता है। वेरिएबल कॉस्ट जो कि चेंज होता रहता है, जैसे जैसे हम आउटपुट बढ़ाएंगे उतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे हम आउटपुट घटाएंगे उतना हमारा वेरिएबल कॉस्ट घटेगा। पर जो फिक्स कॉस्ट होता है वो फिक्स होता है, वो आउटपुट के चेंज होने या नहीं होने पे नहीं बदलता। जैसे अब एक सपोज करो, आप रेंट है, ठीक है, एक रेंट में जैसे उन्होंने कहा रखी कि आप 10 आदमी तक रह सकते हो, तो आप चाहे उस रूम में एक आदमी रहे या 10 आदमी रहे, आपको रेंट उतना ही देना पड़ेगा। पर वहीं पे आप इलेक्ट्रिसिटी देख लो, अगर आपने एक महीने में 100 यूनिट जलाया है या 100 यूनिट कंज्यूम करा है, तो आपको उसके हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। पर आपने किसी महीने में कुछ भी यूनिट कंज्यूम नहीं करा, तो उस महीने में आपका इलेक्ट्रिसिटी जीरो आएगा। तो ये होता है वेरिएबल कॉस्ट और यही होता है फिक्स कॉस्ट। तो अब मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो क्या कहता है, वो कहता है कि द चेंज इन द टोटल कॉस्ट रिजल्ट फ्रॉम एन इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट बाय 1 यूनिट। यानी पर यूनिट चेंज होने पे हमारे कॉस्ट में क्या चेंज आता है, उसे ही हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी कह सकते हैं। वहीं दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, यानी सेल्स, जितना हमने सेल करा उसमें से अगर हम अपना मार्जिनल कॉस्ट को माइनस कर दें, क्योंकि फिक्स कॉस्ट जनरली वो कॉस्ट होता है जो फिक्स रहता है। तो कई बार जो कंपनी होती है वो वो कई बार अपने आप को प्रॉफिट में दिखाने के लिए फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर देती है, वेरिएबल कॉस्ट देखती है कि क्या वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कंट्रीब्यूशन जो होता है, अगर हम अपने टोटल सेल्स में से अपना फिक्स वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दें तो हमारा क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। अब हम आते हैं कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, तो कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला हो गया सेल्स। उसमें से अगर हम अपना वेरिएबल कॉस्ट, यानी वे कॉस्ट जो आउटपुट के बढ़ाने पे बढ़ेंगे, आउटपुट के घटाने पे घटेंगे, अगर हम वो माइनस कर दें तो जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारा क्या बचेगा, कंट्रीब्यूशन। और अगर हम कंट्रीब्यूशन में से भी अपना फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो बचेगा हमारा आंसर, वो क्या बचेगा, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ये क्या बताता है, ये हमें बताता है कि यदि हमारे सेलिंग प्राइस में चेंज आ जाए, कॉस्ट में चेंज आ जाए, यानी वेरिएबल कॉस्ट हो गया उसमें चेंज आ जाए, या हमारे वॉल्यूम में चेंज आ जाए, तो उसके कारण जो इफेक्ट आएगा प्रॉफिट पर, उसे ही हम क्या निकालते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस से निकालते हैं। ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है, ये मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रिंसिपल पे बेस होता है। अब हम आते हैं अपना ब्रेक इवन पॉइंट। दो तरह के ब्रेक पॉइंट होते हैं, एक होता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट और एक हमारा होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट यानी एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे एक बिजनेसमैन ना तो प्रॉफिट कमाएगा ना ही लॉस कमाएगा, यानी इनडायरेक्टली वे में अगर हम कह दें, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये जो दिख रहा है आपको, फिक्स कॉस्ट और हमारा वेरिएबल कॉस्ट हमारे किसके बराबर हो जाए, हमारे टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब अगर हम कहें कि वो पॉइंट, जैसे हमने डायग्राम में भी देख सकते हैं, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट जो है, जहाँ पे हमारा जो सेल्स है, जितने रुपए का हमने सेल करा उतने रुपए का हमने खर्चा करा। अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट से ऊपर का सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा, और उसके नीचे करेंगे तो यानी हम अपने बिजनेस में लॉस खा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पे ये कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है, जैसे कि हम मैंने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक बिजनेसमैन ना तो प्रॉफिट कमाता है ना ही लॉस कमाता है। तो आप पेपर में एक न्यूमेरिकल आता है कि आप वो आपको बहुत सारी डाटा दिया रहेगा, उसमें से आपको पूछेगा कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। ब्रेक इवन पॉइंट भी दो तरीके से आपको पेपर में बोलेगा निकालने को, एक तो बोलेगा एक वैल्यू यानी पैसों के टर्म में निकालो, और दूसरा बोलेगा कि यूनिट्स यानी आउटपुट के टर्म में निकालो। तो जब भी आपको पैसों के टर्म में बोलेगा तो आप क्या करोगे, टोटल सेल लोगे, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे, तो जो क्या बचेगा आपका, फिक्स कॉस्ट।
फिक्स कॉस्ट को आप PVR रेशो यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से क्या कर दोगे, भाग कर दोगे। अभी आप बस ये फॉर्मूला देखो, हम जब एक नीचे न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा जो एग्जाम में ही आया था, उसके हिसाब अगर आप वो एक बार देख लोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा कि PV रेशो में क्या कह रहा हूँ। अगर ऐसे ही आपको अगर यूनिट्स में बोलेगा तो आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट कॉमन रहेगा, पर यहाँ पर बस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। अगर कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करोगे तो आपको आउटपुट यानी कितने आउटपुट में ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, और यही आप अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो से डिवाइड करोगे फिक्स कॉस्ट को तो आपको वैल्यू के टर्म में मिल जाएगा। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जैसा कि मैंने बताया था अभी आपको, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, ये वो लेवल होता है जहाँ पे एक बिजनेसमैन जो प्रॉफिट अर्न करता है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट। यानी सपोज करो 100 आउटपुट है मेरा, 50 आउटपुट पे मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी एक बिजनेसमैन अगर 50 आउटपुट बनाएगा तो वो अपना कॉस्ट जितना भी खर्चा है कंपनी का और जितना भी 50 आउटपुट से पैसा मिलेगा वो बराबर रहेंगे। तो 50 आउटपुट के बाद वो जितना एक भी आउटपुट फालतू बनाएगा तो वो से क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, और उसी प्रॉफिट को हम क्या कहेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यानी आप वर्ड से भी देख सकते हो, सेफ्टी का मतलब अपने आप को सेफ रखना, सिक्योर रखना। ऐसे ही जैसे ब्रेक इवन पॉइंट के हमने 2 फॉर्मूले देखे थे, ऐसे ही मार्जिन ऑफ सेफ्टी के भी फॉर्मूले होते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए पेपर में अगर बोलेगा तो आप क्या करोगे, सबसे कॉमन फॉर्मूला टोटल सेल, जैसे मैंने 100 यूनिट करा था, ऊपर वाले एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं, मान लो हमने सेल 100 यूनिट करा, मैं कह रहा हूँ 50 यूनिट तक अगर मैं बनाऊँगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा। तो यानी अगर मैं 100 में से 50 माइनस कर दूँ तो मैंने एडिशनली जो 50 यूनिट बनाया यानी वो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया। वही इसको दूसरा तरीका क्या है, मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया है, यानी मैंने जितना भी प्रॉफिट कमाया यदि मैं उसको PV रेशो यानी अभी नीचे निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकलता है, उससे अगर मैं भाग कर दूंगा तो भी मेरा क्या आ जाएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। चलो हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि 2 साल पहले पेपर में आया था ये। इसमें जैसे दे रखा है सेलिंग प्राइस, जैसे ये देखो एक कंपनी है A, उसका मुझे दे रखा कि वो कंपनी अपने एक प्रोडक्ट को 50 रुपये, एक यूनिट को 50 रुपये में बेचती है। आई थिंक इसका वेरिएबल कॉस्ट शायद चला गया, मैं जूम कर 1 मिनट नीचे देख लेता हूँ। हाँ, ये इसका वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पे, 30 रुपये। पेपर में क्या था उस समय, 30 रुपये में लिख देता हूँ, शायद प्रिंट गलत हो गया होगा मेरे से, रहने दो। 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट कितना है उसका यहाँ पे, 30 रुपये। और टोटल फिक्स कॉस्ट यानी कंपनी का, मान लो ये जहाँ पे फैक्ट्री है कंपनी की, उसका 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट रेंट जाता है, तो फिक्स कॉस्ट तो कुछ नहीं है, कंपनी चाहे आउटपुट प्रोड्यूस करे या ना करे फिक्स कॉस्ट तो लगना ही है उसे। और ये बता रहा है कि कंपनी ने एक्चुअली सेल कितना करा है, 2 लाख यूनिट को सेल करा है। कंपनी ने क्या करा है, 2 लाख यूनिट को सेल करा है। तो अब देखो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कंट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेल प्राइस यानी कितना मेरा सेल प्राइस, यानी एक आउटपुट को कितने रुपए में बेचता हूँ, सपोज कर लो मैं एक आउटपुट को 10 रुपये में बेचता हूँ, उसी पे खर्चा करने पे मेरा मान लो 3 रुपये आ जाता है। तो सेल प्राइस में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। पर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से ही करते हैं। मेरे क्वेश्चन में जैसा कि मैंने अभी दिखा रखा था आपको, सेल प्राइस मेरी क्या है, 50 रुपये, और वेरिएबल कॉस्ट कितना मेरा, 30 रुपये। तो अगर मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना हुआ तो मैं क्या करूँगा, 50 में से 30 माइनस कर दूंगा, यानी 20 रुपये, यानी 20 रुपये का मेरा क्या हो गया, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हो गया। ये प्रॉफिट नहीं होता है क्योंकि अभी मुझे इसमें से रेंट का खर्चा भी निकालना है। ये वेरिएबल कॉस्ट आप मान लो रॉ मटेरियल ऐसे लगता है, कोई भी सामान पेन को बनाने में जैसे प्लास्टिक का यूज होता है, तो जो प्लास्टिक हो गया वो उसका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, किसमें, यूनिट्स में भी निकालो और वैल्यू में भी निकालो। तो जो अभी आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर मुझे ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना हुआ, किस में, तो कितना मेरा फिक्स कॉस्ट लग रहा है और कितना मेरा कंट्रीब्यूशन आया है। तो देखो फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने जैसे दे रखा है 2 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट, यानी 2 लाख रुपए का रेंट लग रहा है, और मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया 50 में 30 माइनस करके 20। तो मेरा यूनिट्स में अगर मुझे पूछेगा तो फिक्स कॉस्ट को मैंने कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दिया, 10,000 यूनिट आ गया। वही अगर ये मेरे से पूछेगा कि वैल्यू में निकालो, किस में, वैल्यू में, तो वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट, यानी अब देखो 10,000 यूनिट तो मैं बना रहा हूँ और 50 रुपये यूनिट के हिसाब से मैं क्या कर दूंगा, सेलिंग प्राइस है, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट आ जाएगा, यानी ब्रेक इवन पॉइंट वैल्यू में आ जाएगा। ठीक है। अब हम चलते हैं PV रेशो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये समझ नहीं आता कि PV रेशो हमसे क्या डिमांड कर रहा है। पीवी रेशो का आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जैसे हमारा कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट माइनस करा था, जैसे मैंने 50 में से 20 रुपये माइनस कर दिया, 30 रुपये, तो मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स का कितना परसेंट है,
यानी मैं से 100 रुपये का मान लो सेल कर रहा हूँ, 30 रुपये मेरा वेरिएबल कॉस्ट लग रहा है, तो मेरा कितना आ गया, 70 रुपये का मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। तो अगर कोई आपसे पूछे कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो यानी इनडायरेक्टली, वो टोटल सेल का कितना परसेंट है, 70%। तो यही मान लो आप पीवी रेशो को अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, पीवी रेशो का मतलब क्या होगा, यानी सेल्स का कितना परसेंट प्रॉफिट है, ये होता है हमारा पीवी रेशो। आप सिंपल टर्म में बस ये देख लो, वैसे इसका मतलब कुछ और होता है, पर हमें पेपर ओरिएंटेड चलना है तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है, पीवी रेशो निकालने का, क्या मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, क्या कंट्रीब्यूशन मेरा पर यूनिट कितना है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मैं क्या करूंगा, अपने सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दूंगा और 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो मेरा कंट्रीब्यूशन यानी 50 रुपये मेरा सेलिंग कॉस्ट, 30 रुपये मेरा वेरिएबल कॉस्ट, 20 रुपये का कंट्रीब्यूशन। तो ये 20 रुपये लिख दिया मैंने, ये मैंने क्या लिखा, मैंने ये 20 रुपये लिख दिया। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट से क्या करो आप, डिवाइड कर दो। क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। 50 रुपये मेरा सेलिंग था और 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, यानी 20 डिवाइडेड बाई 50 रुपये मेरे सेलिंग प्राइस, मल्टीप्लाई बाई अगर मैं 100 करता हूँ तो मेरा जो आंसर आएगा 40%। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो 100 रुपये का प्रॉफिट है तो मेरा 40%, 100 रुपये का सॉरी सेल है तो उसका 40% मैं प्रॉफिट कमाता हूँ। यहाँ पे हमारा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग का, यानी बजट, वो सॉरी, मार्जिनल कॉस्टिंग और कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, इनमें अंतर क्या होता है। आई होप मैं आपको बढ़िया से समझा पाया हूँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अब ये पूछेगा कि बजटिंग क्या होता है, यानी बजट। हम सब भी जानते हैं कि हम भी अपना एक क्या बना के चलते हैं, बजट। यानी मान लो आप कोई एक ट्रिप प्लान कर रहे हो तो आप ये डिसाइड करते हो ना कि यहाँ पे खाने का इतना कॉस्ट हो जाएगा, ट्रैवलिंग का इतना लग जाएगा, फिर रास्ते में टूल इतना लग जाएगा, और भी हम थोड़ा कुछ फन एक्टिविटी करेंगे तो हमारा खर्चा इतना लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्यूचर का फोरकास्ट करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि एक्चुअली में उतना ही खर्चा लगे। हो सकता है कि आप ज़्यादा बजट लेके चले और कम खर्चा हो जाए, हो सकता है कि आप कम बजट लेके चल रहे हो, ज़्यादा खर्चा हो जाए। तो बजट क्या होता है, बस ये है कि फ्यूचर में फ्यूचर यानी भविष्य को क्या करना, फोरकास्ट करना, यानी भविष्य के बारे में बताना कि भविष्य में अगर मान लो बजट प्लान करके जा रहे हो तो मेरा इतना खर्चा हो सकता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, बजट। जैसे कि हमारा भी फरवरी के महीने में पूरे देश का यानी भारत का भी हमारा बजट आता है, जो कि अभी कौन पेश कर रहा है, निर्मला सीतारमन मैम, जो कि हमारी क्या फाइनेंस मिनिस्टर है। तो अगर आपको बजट की सिंपल डेफिनेशन में कहूँ तो बजट का मतलब क्या हो गया, बजट एक क्वांटिटेटिव प्लान है जो कि किसका है, फ्यूचर पीरियड का, जो कि क्या बताती है, यह एक्सप्रेस करती है फाइनेंशियली और फिजिकली टर्म में कि हमारा कितना इनकम, मैं कितना पैसे कमाऊंगा, कितना खर्चा करूंगा, क्या क्या एक्टिविटी करूंगा, ठीक है। ये सारा हमारा कौन बताता है, बजट में हम ये फोरकास्ट करते हैं कि इस साल हम इतने स्कूल बनाएंगे, इतने ब्रिज बनेगा, ब्रिज में इतना खर्चा होगा, ठीक है। और मतलब फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे हम अपने इनकम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बजट, अब बजट भी बहुत प्रकार से बनता है। देखो सेल्स बजट, यानी एक सेल्स बजट, एक कंपनी अपने आधार पे भी सेल्स बजट बना सकती है और पूरे इंडिया के आधार पे भी गवर्नमेंट सेल्स बजट बनाती है। फिर जीडीपी यानी प्रोडक्शन, हम जो कहते हैं जीडीपी, जीडीपी वो क्या होता है, यानी इस साल कितना हम प्रोडक्शन करने वाले हैं। कैश बजट हमारा कितना है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब होता है यहाँ पे पूंजी नहीं, कैपिटल का यहाँ मतलब है फिक्स एसेट, जैसे मशीनरी हो गई, प्लांट प्लांट हो गया, कोई भी फर्नीचर फिक्सर्स हो गया, वो हो गया, ठीक है। अब इसी का अपोजिट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल। हालांकि लगता यही है पर ये कंट्रोल, यानी मैंने तो बजट बना लिया कि मेरे को इतना खर्चा करना है, मेरे को इतना इनकम होना है, पर उसको कंट्रोल कैसे करूँ, ठीक है। यानी जाहिर सी बात है हमें उस पर कुछ ऐसा एक्शन लेना पड़ेगा या कुछ ऐसी एक सिस्टम लगाना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चल सके कि हम ओवर बजटेड ना हो सके, ना ही अंडर बजट हो सके। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक सिस्टम लगाते हैं जो कि क्या करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है। जो भी हमने प्लान तैयार कराया उसको कंपेयर करता है कि एक्चुअली में कितना खर्चा हो रहा है और मैंने बजट में कितना दिखाया है। अगर एक्चुअली में ज़्यादा हो रहा है, बजट कम है, तो उसके बीच में क्या अंतर आता है, अंतर को यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरियांसिस। तो कुछ अंतर आएगा, और यदि अंतर आया तो जाहिर सी बात है, अगर यदि हमें गलती का अपने पता चल गया तो हम उस पर क्या करेंगे, हमें उसे ठीक करना जरूरी है तो हम क्या लेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो अगर पेपर में अगर आए बजट और बजटरी कंट्रोल में अंतर, तो बजट आप क्या करना है, ये फ्यूचर के पीरियड के बारे में बताता है बजट। अब बजटरी कंट्रोल क्या कहता है कि जो हमने फ्यूचर के बारे में प्लानिंग करी है तो उसको कंट्रोल लगाना बजटरी कंट्रोल कहलाता है। अब बजटरी कंट्रोल के क्या क्या स्टेप है, सबसे पहला
पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? बजट को क्या करना, प्रिपेयर करना। सबसे पहले बजट को बनाना, क्योंकि अगर बजट ही नहीं बनाएंगे तो कंट्रोल कहाँ से लगाएंगे। इससे पहले मैं एक बार रफ कर लूँ। सबसे पहला स्टेप हो गया हमारा क्या, बजट बनाना। ठीक है, फिर बजट बना लिया, फिर बजट को क्या करना पड़ेगा, अपने पास ही थोड़े रखूंगा मैं। अगर मान लो गवर्नमेंट है, निर्मला सीतारमन मैम ने बजट बना लिया, तो क्या वो अपने पास रखेगी तो हमें पता चल जाएगा? नहीं। वो क्या करती है, संसद में जाके क्या करती है, बताती है कि इस साल हमें ये सोचा है। तो क्या करना, कम्युनिकेट करना। सेम कंपनी के लेवल पे जो बड़े बड़े लोग होते हैं, सीईओ हो गया, ओनर हो गया, ये सब क्या करते हैं, अपना बजट बना लेते हैं। फिर बाद में मैनेजर को बताते हैं, मैनेजर नीचे लेवल के लोगों को बताता है कि ये बजट है, ये साल हमें ये करना है। फिर अब मैनेजर ने बता दिया, अब ज़रूरी थोड़ा ना कि उतने रुपये का खर्चा हो सकता है कि हमारा परफॉर्मेंस है करे, कम खर्चा हुआ, हो सकता है कि ज़्यादा खर्चा हुआ, उतना आउटपुट नहीं बनाया। तो एक्चुअली में कितना आउटपुट बनाया एक्चुअली में, फिर कंपेयर करना है। यानी बजट में मैंने बजट में टॉप लेवल मैनेजमेंट यानी कंपनी के मालिक ने कहा था कि 100 यूनिट बनना चाहिए, पर कंपनी के एक्चुअली में 80 यूनिट बना। तो क्या करेगा, कंपेयर करेगा। तो देखो 100 यूनिट बनना चाहिए, एक्चुअली में 80 यूनिट ही बना, तो 20 यूनिट नहीं बना। तो 20 यूनिट क्यों नहीं बना, उसके वेरिएंस पूछेगा। फिर हमें पता चलेगा कि 20 यूनिट यानी लेबर कम थे, या फिर लाइट ज़्यादा जा रही थी, या फिर हमारे पास स्टाफ बढ़िया नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर उस पर एक्शन करेंगे, यानी करेक्टिव एक्शन जो भी होगा वो लेंगे। फिर आखिरी में जाके साल में फिर दोबारा रिवाइज करेंगे अपने बजट को और देखेंगे क्या अब बजट ठीक है, हम ये देखेंगे। नाउ अब एडवांटेज पढ़ेंगे और डिसएडवांटेज। ये हो गया हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन, बजट और बजटरी कंट्रोल पे। तो एडवांटेज क्या बजट का, सबसे पहला एडवांटेज है हमें फ्यूचर के बारे में हम प्लानिंग करके चलते हैं, ताकि एकदम से हमें बर्डन ना हो। सपोज करो अगर हम प्लानिंग नहीं कर रहे, कल को कोरोना जैसा वो पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए, अगर मैं प्लानिंग कर रखी होगी कि कोरोना आएगा तो मेरा इतना खर्चा होगा, और इसके लिए मैं इतना पैसा रिजर्व करके चल रहा हूँ ताकि कोरोना के समय में मैं अपना खर्चा चला सकूँ, तो ज़्यादा अच्छा होगा एज़ कम्पेयर टू नहीं, जब कोरोना आएगा तो उसी समय देखेंगे क्या करना है क्या नहीं। तो ये हमेशा क्या होता है, हमारे लिए नुकसानदेह होता है। फिर क्या करना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, यानी यदि सपोज करो एक सेल डिपार्टमेंट है कंपनी में और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान बनाया जा रहा, सेल डिपार्टमेंट बोल रहा है कि अभी मार्केट में डिमांड नहीं है, मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी और कंपनी का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। फिर क्या करना, कोस्ट कंट्रोल लगाना, यानी ये देखना कि किस तरीके से हम अपने कोस्ट को कम कर सकूँ। ये भी बजट से हम फाइंड कर सकते हैं, एक बढ़िया डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं हम। ठीक है, फिर सबसे बड़ी बात, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फिक्स कर सकते हैं कि इस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई तुझे इतने रुपए में काम करके दिखाना था, तूने क्यों नहीं करा। फिर वो बताएगा कि क्या क्या मेरे को दिक्कत आई थी। फिर क्या करना, एम्प्लॉय को हम मोटिवेट कर सकते हैं कि यदि एम्प्लॉय ने सपोज करो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया तो उस पर 5% आपका होगा। तो ये बजट के हिसाब से हम देख सकते हैं। अब अब वहीं पे अगर मान लो किसी चीज़ के अगर वो फ़ायदे हैं तो उसी चीज़ के नुकसान भी होंगे। ऐसा कोई चीज़ है नहीं जिसके सिर्फ फ़ायदे उसके नुकसान क्या। बजट हमेशा, आप ये जानते हैं कि जो भी हम बजट बनाते हैं वो हमेशा एक्यूरेट नहीं हो सकता है कि हमने ज़्यादा बजट बना दिया कम खर्चा हुआ, हो सकता है कि हमने कम बजट कराया ज़्यादा खर्चा हुआ। ठीक है, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बजट बनाना कोई वो आम बात नहीं है, कोई भी आदमी बजट ऐसे नहीं बना सकता। बजट बनाने के लिए हमें मार्केट को पढ़ना पड़ता है, हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को पढ़ना पड़ता है, स्वोट एनालाइज करना पड़ता है, SWOT। फिर माइक्रो एंड मैक्रो इन्वायरमेंट हो गया, उनको पढ़ना पड़ता है। फिर जाके हम कहीं पे बजट बना सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला, क्योंकि आपको ये पता है फ्यूचर अनसर्टेन है, कल का कोई नहीं कह सकता कि कल क्या होने वाला है। बस हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल ये हो सकता है, अब नहीं हुआ तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, रिजिडिटी लाता है, यानी अगर मान लो एक बार बजट बन गया तो कंपनी का मालिक कहता है, ओनर कहता है कि नहीं इसी बजट को फॉलो करो, अब अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और अगर मान लो मॉडिफिकेशन करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है तो पहले वो मैनेजमेंट लेवल टॉप लेवल को बताएगा, मालिक ओनर को बताएगा। फिर ओनर क्या करेंगे, बड़े बड़े लोगों से पूछेंगे, तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है, और जब तक वो ऊपर से कुछ ऑर्डर आता है तो वो टाइम चला जाता है। अब टाइप्स आ जाए बजट के कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट। सबसे पहले टाइम के आधार पे हम बनाते हैं। हो सकता है कि हमने 1 साल के लिए बजट बनाया, हो सकता है कि 2 साल के लिए। 1 साल के लिए मान लो कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 1 साल के लिए बजट बनाएगी। वही मान लो रियल एस्टेट कंपनी यानी जो बिल्डिंग बनाती है, ब्रिज बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, तो 1 साल में ये बनता नहीं है, तो वो क्या 2 से 10 साल तक में अपना बजट बनाती है। ठीक है, फिर कंडीशन के आधार पर, यानी एक होता है फिक्स बजट, एक होता है फ्लेक्सिबल बजट। यानी
फिक्स बजट वो बजट जिसे एक बार बना दिया तो बना दिया, वो चेंज नहीं कर सकते एनी सिचुएशन में। वहीं दूसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट, यानी टाइम टाइम पे हम अपने आप को चेंजेस करते रहेंगे, यानी हम क्या फ्लेक्सिबल है, यानी लचीलापन हमारे में, हम बजट को हर महीने चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि क्या ये सूटेबल है, ये सूटेबल नहीं है, तो फिर वापस हमने चेंज कर दिया। अब ये आ गया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टाइप्स, यानी कितने प्रकार के बजट हो सकते हैं, हमने पढ़ा टाइम के आधार पे, कंडीशन के आधार पे। पर अब वो पूछेगा कि ठीक है टाइम के आधार पे बजट बना लिया आपने, कंडीशन के आधार पर बजट भी कितने प्रकार के बजट हम बना सकते हैं। तो कितने प्रकार के बजट बना सकते हैं, हो सकता है देखो एक कंपनी के अंदर सेल्स वाला अपना बजट बनाएगा, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन बजट बनाएगा, फिर प्रोडक्शन के अंदर ही कॉस्ट बजट बनाएगा, एक रॉ मटेरियल जो खरीदता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर वो अपना बजट बनाएगा, फिर ऐसे मटेरियल बजट बनेगा, फिर लेबर बजट यानी जो ह्यूमन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआर जो होता है कंपनी में, जो एम्प्लॉय को हायर करता है वो अपना बजट बनाएगा, वो बताएगा नहीं इस साल मुझे इतना एम्प्लॉय हायर करना है। फिर अकाउंटिंग वाला यानी जो सीए वाले जो होते हैं, जो फाइनेंस वाले होते हैं, वो अपना कैश बजट बनाएंगे। फिर कैपिटल बजट यानी इस साल मुझे ये मशीन खरीदनी है, यानी इस साल पानी का आरओ का प्लांटेशन करना है, तो ये कैपिटल बजट हो गया। और मास्टर बजट क्या होता है, इन सब का जो समरी करके जब आखिरी में बजट बनाएंगे वो क्या होता है, हमारा मास्टर बजट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन जो था हमारा क्या, बजट और बजटरी कंट्रोल, ये भी जो है आप ये मान सकते हो कि हर 10 पेपर में से 6 या 7 बार तो ये आता ही आता है। तो पिछली बार मैंने जितना भी एनालाइज करा है, तो ये भी क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है BCOC 147 का। और हम अब अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ BCOE 142। क्या डिफरेंस बताओ मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो मैंने इसको शॉर्ट समराइज कर दिया, आई थिंक जो मैं प्रिंट कर रहा था वर्ड में, तो ये शायद PDF में कन्वर्ट करते वक्त नहीं आया। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, आप बस ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पर्पज़ के आधार पर बताएं, किसके आधार पर, पहले इसे रफ कर लूँ। सबसे पहले हम बताते हैं पर्पस, यानी पर्पस के आधार पर बताओ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या काम करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब मैनेज करना, क्या करना, किसी भी चीज़ को मैनेज करना, जैसे प्लानिंग। जैसे मान लो मैंने कोई भी चीज़, एक कंपनी ने कहा कि तुम्हें ये काम करना है, सपोज करो तुम्हें 100 यूनिट प्रोड्यूस करना है, तो आप मैनेज कंपनी के मालिक को इससे मतलब नहीं है कि कैसे बनाओगे, वो सिर्फ बता देगी कि तुम्हें 100 यूनिट बनाना है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है मिडल लेवल यानी बीच के लेवल को, वो क्या करते हैं, प्लानिंग करेंगे, वो बहुत सारे लोगों से आपस में मिलजुल कर वो बैठ के बात करेंगे और बताएंगे कि आप 100 यूनिट हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे आपस में, फिर डिसीजन लेंगे कि नहीं इस तरीके से पहले ये काम करेंगे, फिर ये काम करेंगे, ओवरनाइट लगवाएंगे, लेबरों से लेबर हायर करेंगे, तो डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, तो यानी आप बोलो क्या करेंगे हम, POSDC शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँ तो वो क्या करते हैं, POSDC यानी प्लानिंग करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज, फिर बताएंगे ये चीज़ हमें करना है, फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो स्टाफ करेंगे, यानी लोगों को लोगों को क्या करेंगे, भर्ती करेंगे, फिर लोगों को क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, यानी आप इस तरीके से काम करोगे तो हमारा यूनिट हो जाएगा पूरा। आखिरी में क्या करेंगे, C यानी कंट्रोल करेंगे। इन सब चीज़ों को जब हम साथ में करेंगे इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी अगर आपको शॉर्ट फॉर्म याद करना है तो POSDC आप याद कर, ठीक है। अब वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रहा है, एक मिनट देखता हूँ मैं। चलो मैं ये क्वेश्चन करा के फिर देखता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब सिंपल, वो सभी ट्रांजैक्शन या वो सभी हमारे लेन देन जो कि हम बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है, अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी जो मैनेजमेंट है वो किसी प्रकार की भी अपना वो बना सकता है, प्लानिंग कर सकता है ताकि मैं अपने उसको पूरा कर सकूँ। कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं है जो उसे बाइंड कर सके, नहीं तुम इस तरीके से काम नहीं कर सकते, अपने आउटपुट को नहीं बना सकते हैं। सपोज करो 100 यूनिट आउटपुट बनाना, तो मैनेजमेंट कह रही है मैं ज़्यादा स्टाफ हायर करूँगी और 24 घंटे कंपनी चलाऊगी, पर लो मना नहीं कर सकती उसे। हाँ लो ये कह सकती है कि आप 8 घंटे की शिफ्ट चला सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक एम्प्लॉय से काम नहीं करवा सकते, पर ये बिल्कुल मना नहीं कर सकती कि आप 100 यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे मान लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी वो ट्रांजेक्शन जो आपको बुक में रिकॉर्ड करने हैं, इसके लिए बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए। जैसे रूल्स क्या आता है कि अगर कैश आपके बैंक में आया है कंपनी के तो डेबिट होगा, कैश गया है तो क्रेडिट होगा। तो ये क्या है, किसने बनाया, कंपनी ने बनाया, सॉरी गवर्नमेंट ने बनाया, एक कानून है, यानी एक होता है, ये लीगल फॉर्मेट है। क्या मैनेजमेंट का कुछ लीगल फॉर्मेट होता है, नहीं। इसे एक बार रफ कर लेता हूँ मैं।
मैनेजमेंट का कोई भी एक फिक्स फॉर्मेट नहीं है, यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग करने के लिए आपको कोई भी एक फॉर्मेट की नहीं है। हर कंपनी का अपना अलग लेवल का फॉर्मेट होता है, जो मन मर्जी वैसा बना ले, यानी फ्लेक्सिबल होता है, डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट को क्या काम दिया गया। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, यानी सपोज करो इस तरीके से अकाउंट बनता है, तो इधर आपका डेबिट साइड आएगा, इधर आपका क्रेडिट साइड आएगा, इधर सभी खर्चे आएंगे यानी एक्सपेंस, यानी क्या क्या एक्सपेंस करा है कंपनी ने, इधर सभी इनकम आएगी यानी उससे क्या क्या इनकम आया। ये नहीं कर सकता कि मैं एक्सपेंडिचर साइड इनकम लिख दूँ, इनकम साइड एक्सपेंस लिख दूँ, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा क्या लॉ मना करता है ऐसा करने से। ठीक है। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या हो गया, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होता, इसका एक फॉर्मेट होता है जो कंपनीज एक्ट हमें बताता है। ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसा बनता है, ईयरली बनता है, हाफ ईयरली बनता है, क्वार्टरली बनता है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या, आप डेली बेसिस पे बना लो, वीकली बेसिस पे बना लो, मंथली बेसिस पे बना लो, यानी आपकी मर्जी। आप चाहे तो डेली बेसिस पे, यानी हर दिन देख सकते हो कि आपका काम कैसे चल रहा है। नहीं मन करा तो वीकली, यानी सप्ताह में एक बार देख लिया, उससे भी नहीं करा तो मंथली। ठीक है। तो आपकी मन मर्जी होती है आप कैसे देखना चाहो। ठीक है। अब मान लो टाइम ओरिएंटेड, ये क्या होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, यानी मैनेजमेंट फ्यूचर के बारे में बात करता है। क्योंकि देखो कंपनी के ओनर ने कहा कि आपको 100 यूनिट बनाना है, ये तो नहीं कहा ना कि 100 यूनिट बन गया। तो ये क्या होता है, फ्यूचर के बेस पे हम अपना आज की प्लानिंग करते हैं। लेकिन वही फाइनेंशियल, वो आज ही रिकॉर्ड नहीं कर देगी कि 2 साल बाद कंपनी इस प्लॉट को खरीदने वाली है। सपोज करो 2 साल बाद मेरी कंपनी बड़ी हो जाएगी, तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर देता हूँ खर्चे को, ताकि 2 साल बाद नहीं करना पड़े। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या, पास्ट यानी खर्चा जो हो चुका है उसको रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर होता है क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी वो खर्चा जो हो चुका है। ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, हर कंपनी का मैनेजमेंट अलग होता है, और वो एक ऐसी वो होता है मैनेजमेंट की प्लानिंग जो कि सिर्फ ओनर को और कुछ ही लोगों को पता होता है। अगर ये मान लो हर किसी को पता लग गया तो हर कोई इसकी स्ट्रैटेजी चुरा लेगा, हर कोई इसके काम करने के तरीके चुरा लेगा, और फिर अपनी खुद की कंपनी खड़ी करके बड़ा बन जाएगा। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, पब्लिकली डिस्क्लोज, आपको बताना पड़ेगा हर साल के एंड में, जैसे एमओए होता है, बताना पड़ेगा हर साल आपको। वो एमसीए की पोर्टल पर जाके अपने अकाउंट का इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा मेरे पास इतना फिक्स एसेट है, यानी प्रॉपर्टी इतनी है मेरे पास, कैश और बैंक में बैलेंस इतना है, मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, इतने मेरे डेटर है, इतने मेरे क्रेडिटर है, ये आप बता सकते हो। ठीक है। तो ये क्या होता है, पब्लिकली फिगर होता है, यानी पब्लिकली होता है। आई होप आपको समझ गया होगा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है। तो ये 3-4 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि आप ये मान लो हर साल इग्नू के क्वेश्चन में आने ही आने हैं। इग्नू नहीं, और भी अदर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा और आपको मेरा पढ़ने का तरीका बढ़िया लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप कमेंट में जरूर